Hello everyone, Jai Hind. Good evening everybody. Hello everyone. Am I audible and visible to you? Jai Hind everyone. भारत माता की जय बेटा, वंदे मातरम. मेरी आवाज आपको आ रही है? दिखाई सुनाई दे रहा हूं सभी को? हाँ, बताइए. ऑल सेट. चलो, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? देखिए, हम हमारे टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे, प्लीज इधर उधर मत कीजिएगा, समय निकल जाता है यार फिर. तो आज हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज प्रेशर बेल्ट के बाद विंड. अच्छा, मुझे इतना बताइए कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग को प्रेशर बेल्ट पढ़ाए थे जिसमें आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलार हाई प्रेशर बेल्ट. इन टॉपिक्स को मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था. वो सभी को समझ में आए? वो आ गए? सभी को क्लियर हुआ? चलो, मैं थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ता हूं. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे सर प्रेशर बेल्ट, राइट जी. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विंड्स. बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है जिसकी समझने की इच्छा ना हो उसके लिए, और जिसको समझने की इच्छा हो उसको इससे बेस्ट कोई टॉपिक नहीं मिलता. पवन, आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता. हाँ, मैं लास्ट वाला रिपीट करूंगा. कल मैंने आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बताया था कि सूरज की इंटेंस रोशनी की वजह से यहाँ की हवा आसमान में ऊपर उठ जाती है, यहाँ डोल्ड्रम की कंडीशन क्रिएट होती है और इस इलाके को लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं. यहाँ की उठी हुई हवाएं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर आकर के डिसेंड कर जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से और पोलार हाई प्रेशर बेल्ट से दो अलग अलग दिशा से हवाएं जाती है और सब पोलार यानी 60 डिग्री इलाके में आकर के टकराती है. जब इस इलाके में आकर के टकराएगी तो यहां पर क्या होगा? इंटेंस लो प्रेशर बन जाएगा और हवा आसमान में उड़ जाएगी. तो मतलब क्या हुआ? हमने इसी बुनियाद के आधार पर बने हुए अलग अलग सेल्स पढ़े थे. पहला था हेडले सेल जो कि 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलेगा. दूसरा था फेरल सेल जो 30 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलेगा. और चौथा था पोलार सेल जो कि 60 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलेगा. इतनी चीजें मैंने आप लोग को क्लास के अंदर कल बताई थी. अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इस इलाके के ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है, गर्मी होती है और इंटेंस हीटिंग की वजह से पार्टिकल्स गर्म होकर के आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं. जब पार्टिकल्स गर्म होकर के आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उसी लो प्रेशर इलाके को, उस काम रीजन को हम डोल्ड्रम बोलते हैं. ओके, ये वाला मैंने कल बता दिया. फिर इसके बाद मैंने ये बताया था कि जो हवा इक्वेटर से उठती है, तो इक्वेटर से उठी हुई हवा डिसेंड कहां करेगी? 30 डिग्री पर. सो एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में वेयर असेंडिंग इक्वेटोरियल विंड डिसेंड, इक्वेटर की उठी हुई हवाएं जहां जाकर के गिरती है, दैट इज नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. दिस एरिया इज दस एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर. ये जो एरिया है ये एरिया है हाई प्रेशर बेल्ट का. तो हमने क्या देखा कि इक्वेटर से उठी हुई हवाएं जहां गिरती है दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और यही मिलकर के आपको बनाएगा हेडले सेल. हेडले सेल के बाद हमने देखा था इसी को हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज एंशियंट टाइम में यहां पर जब ट्रेडर्स पास होते थे तो उनके जहाज पर वजन गिरने की वजह से वो अपने जहाज से यहां पर घोड़े फेंक देते थे. इस लैटिट्यूड पर इतने ज्यादा घोड़े फेंके गए कि इसका नाम ही अश्व अक्षांश रख दिया गया, हिंदी में और अंग्रेजी में हॉर्स लैटिट्यूड. ओके, इस इलाके से हवा इक्वेटर की तरफ जाती है और इस इलाके से दूसरी हवाएं सब पोलर रीजन की तरफ जाती है. ठीक, जब इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगला आया सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट. जब सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट को हमने देखा तो ये 60 से 70 डिग्री के बीच में बना हुआ एक बेल्ट होता है जहां पर पोलार हाई प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विंड आती है. इस इलाके पर टकराने वाली विंड ऊपर उड़ जाती है और आसमान में चली जाती है. विंड असेंड फ्रॉम दिस रीजन, इस इलाके से विंड असेंड होकर के आसमान में चली जाती है. ये हो गया सब पोलार. सब पोलार के बाद आ गया पोलार हाई प्रेशर बेल्ट. अगला क्या आया? पोलार हाई प्रेशर बेल्ट. पोलार हाई प्रेशर बेल्ट एट नॉर्थ एंड साउथ पोल बिटवीन 75 to 90 डिग्री.
Bluetooth device is ready to pair. Line in. अलग अलग सेल्स पड़े थे। ये आ रही है आवाज? हेडलेस सेल आ रही? 0 to 30 डिग्री नॉर्थ कौन सा जिसको मिलेगा? आवाज कम है ना? अभिषेक कुमार, जो 30 तुम्हारे घर भेजू? नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलेगा। और चौथा था पोलर सेल जो कि 60 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। The Bluetooth device is ready to pair. ठीक, ओके चलो, सुना दी ना? बराबर आवाज आ रही ना? अभिषेक, तुमको ये भी सुना दी कि ओरिजिनल आवाज क्या आ रही इधर? हाँ। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या होता है? जैसे मैंने ये बताया, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट वो बेल्ट होता है बेटा जिस इलाके पर इंटेंस लो प्रेशर होता है, और लो प्रेशर होने की वजह पर टेम्परेचर यहां पर बहुत ज्यादा होता है। तो इस इलाके पर हाई प्रेशर मतलब टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। At north and south pole between 75 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ द टेम्परेचर आर ऑलवेज एक्सट्रीम। इस इलाके पर टेम्परेचर ऑलवेज एक्सट्रीम रहता है, हमेशा ज्यादा रहता है। ओके, इट इज थर्मली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब क्या? थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि तापमान के कम होने की वजह से यहां का प्रेशर हाई हुआ है, थर्मली बना हुआ है। द कोल्ड एयर गिव राइज टू द हाई प्रेशर ओवर द पोल। यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, जिसका रिवीजन अभी करवा दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक, इतना हम कल पढ़ चुके थे। आइसोबार्स वो लाइन होती बेटा जहां समान दाब पाया जाता है ना, समान प्रेशर, उस समान प्रेशर वाले इलाके को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसोबार बोलते हैं। जहां सिमिलर सिमिलर प्रेशर होता है, उस प्रेशर वाले इलाके को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसोबार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एक नई चीज जन्म लेती बेटा, और उसका नाम है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? चलो ध्यान से समझते हैं कि जैसे दो इलाके हैं हमारे पास, एक इलाका, दो इलाके हमारे पास, एक इलाके पर हाई प्रेशर है और एक इलाके पर लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से विंड जो लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है, उसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं। ये पीजीएफ मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या बताया जा रहा है कि जितना ज्यादा हाई ये होगा, जितना ज्यादा लो ये होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। मतलब दो अलग अलग जगह के बीच में जितना ज्यादा प्रेशर में, दाब में भिन्नता होगी, उतना ही ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट का फोर्स लगेगा। अगर एग्जाम्पल यहां पर हाई प्रेशर है 1050 मिलीबार, करेक्ट है सर। यहां पर बेटा लो प्रेशर है 1013 मिलीबार, ओके। फिर एक और हाई प्रेशर, एक और लो प्रेशर। यहां पर हाई प्रेशर है 1050 मिलीबार और यहां पर लो प्रेशर है 990 मिलीबार। तो आप देखो यहां से यहां तक जो है उसमें प्रेशर कम है, दो ग्रेडियंट कम है। 1050 में से 1013 घटाए तो प्रेशर ग्रेडियंट कम आ रहा है, बट 1050 में से 990 घटाए तो प्रेशर ग्रेडियंट बहुत तेज हो जाएगा, 60। कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा रहेगा वहां पर पीजीएफ पावरफुल रहेगा। तो क्या बोला गया सुनिएगा,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट, धरती के दो हिस्से, एक हाई प्रेशराइज रीजन और एक लो प्रेशराइज रीजन, जब दो अलग अलग पॉइंट के बीच में जितनी भी दाब में भिन्नता रहेगी उतना तेज आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम करेगा। तो क्या लिखा गया, दो पॉइंट के बीच में कितना अंतर होगा, दैट इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट, उसी को प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं कि कितना अंतर है। एंड इट लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ विंड, मतलब हमने हमेशा से सुना है ना, क्यों चलती है पवन ना तुम जानो ना हम जानते हैं क्यों चलती पवन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है पवन के चलने का, कि अगर किसी भी इलाके पर हाई प्रेशर रहे, अब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, हाई प्रेशर आसमान से विंड के गिरने की वजह से भी हो सकता है, जैसे यहां पर गिर रही है। तो अगर किसी जगह पर लो प्रेशर हाई प्रेशर रहे और किसी दूसरी जगह पर गर्मी की वजह से लो प्रेशर रहे, तो हाई प्रेशराइज रीजन से लो प्रेशराइज रीजन की तरफ एयर के पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे, एंड द मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स फ्रॉम हाई प्रेशराइज रीजन टू द लो प्रेशराइज रीजन आर टर्म्ड एज विंड। तो क्यों चलती है पवन हम जानते हो और तुम भी जानते हो कि एक जगह पर हाई प्रेशर हो जाएगा तो उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर के पार्टिकल्स जो जा रहे हैं वही हवा कहला रहे हैं। आई बात समझ में? बताइए, ये हमने प्रेशर बेल्ट सिर्फ इसलिए पढ़े ताकि हवा समझ सके। काले मेघा पानी तो बरसाओ, हर बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, घनन घनन घिर घिर यार बतला घन घन घोर। है ना, ये हो गया। चलो अब जानते हैं कहानी। ये तो एक छोटी बात हो गई भाई कि हमने निकाल लिया यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट 4, बट ये चीजें उतनी आसान नहीं होती बेटा जितनी नजर आती है, कि एक जगह हाई प्रेशर हो गया और एक जगह लो प्रेशर हो गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशराइज रीजन की तरफ आप भेज दो, इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा टर्म्स आती है, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, लाइक कोरियोलिस फोर्स, वो बताते हैं कि हवा के अंदर कितना दम है। तो आइए मैं आपको एक महान बल से रूबरू कराता हूं, आपको राब्ता कराता हूं मैं उससे। आप लोगों के 15 मिनट के लिए आपका फोकस मांगूंगा और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, दूसरी बार तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ इस 15 मिनट को आप चाहो तो ऐसा समझ लीजिए कि एक रिकॉर्डेड क्लास चल रही है बस। नो वन इज देयर इन द क्लास एंड यू एंड मी, यस माय बॉय, यू एंड मी एंड कोरियोलिस फोर्स, हम तीनों की लड़ाई है ये। अब समझ जाओ कि मैं मेरा 100 दे रहा हूं, तुम तुम्हारा 200 दे रहे हो, और हराना अपने को 300 मिलके इस कोरियोलिस को। तो कोरियोलिस एक दमदार बल है, कोरियोलिस एक दमदार टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। जय मां भवानी। देखो हम एक पॉइंट पढ़ के आए अभी कि जितनी भी जगह पर सूरज की रोशनी ज्यादा गिरती है वहां पर टेम्परेचर हाई होता है, जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर वहां का लो होता है। मान गए गुरुजी इस बात को। तो ये यहां पर हुआ लो प्रेशर, ठीक, इक्वेटर पर बना लो प्रेशर। अब हम सब जानते हैं कि इक्वेटर की उठी हुई हवाएं 30 डिग्री पर गिरेगी, है ना। तो 30 डिग्री पर बना आपका हाई प्रेशर, ठीक है। 30 डिग्री पर क्या बना आपका हाई प्रेशर। अब हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में एक पॉइंट पढ़ के आए हैं कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया था, बट साथ ही साथ मैंने एक और बात कही थी कि ये इतना आसान नहीं होता है कि यहां हाई है तो यहां लो की तरफ भग गए। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ विंड। लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग सिंपली। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो कोरियोलिस फोर्स माय डियर यहां समझिएगा, कोरियोलिस फोर्स एन अपेरेंट फोर्स होता है। अपेरेंट फोर्स का मतलब किसी के घूमने की वजह से लगने वाला बल, किसी के अपीयरेंस की वजह से लगने वाला बल। तो ऐसा नहीं है कि कोई दबा रहा है कोई धका रहा, हाँ, किसी के घूमने की वजह से अपीयर हुआ है। तो इट इज एन अपेरेंट फोर्स दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अब पता क्या हुआ था, एक बार परीक्षा के अंदर
नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम थी, 2022 का पेपर 1 था। उन्होंने बड़े प्यार से एक प्रश्न पूछा, कोरियोलिस फोर्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और पावर ऑफ विंड। बच्चे पहला ऑप्शन में अर्थ का रिवोल्यूशन था, पट पट ले 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 पकड़ 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 करके सबने उस पे कर दिया रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे टिक। सभी के नंबर काटे गए 1.3, जिसको कि उसका एक बोनस मार्क्स था उसको उन्होंने जाया कर दिया। तो हमें जाया नहीं करना है, हमें ये याद रखना है कि ये रिवोल्यूशन की वजह से नहीं है इतना बड़ा, नो, it is not originated just because of revolution of the earth, it originated due to rotation of the earth। तो rotation of the earth यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से जन्म लिया कोरियोलिस फोर्स ने। कैसे जन्म लिया आइए जानते हैं। अब पहले तो देखो इसके दो तरीके हैं इसको पढ़ने के। एक तरीका तो यह है कि सिर्फ ये इतना सा पढ़ लो तो भी आपका काम हो जाएगा, और एक तरीका यह है मेरे साथ डूब के पढ़ो। तो डूब के पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, पर पहले तो ये रटन विद्या जान लेते जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कोरियोलिस फोर्स धरती के घूमने की वजह से लगने वाला हवाओं पर एक बल है। मेरी बात याद नहीं रख पाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो लिखना है। ये बात आप आज ही हा करके लिख लोगे, मतलब समझ लोगे कि अरे मजा आ गया, क्लास में मजा आ गया, टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला, पर कल भूल जाओगे। तो याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं वो याद नहीं रख पाओगे तो उसे लिख लो। धरती के घूमने की वजह से धरती पर मौजूद हवाओं के ऊपर एक अपेरेंट फोर्स लगता है, उस अपेरेंट फोर्स का नाम है कोरियोलिस बल। ये धरती के घूमने की वजह से लगता अपनी एक्सिस के ऊपर, ना कि सूरज के अराउंड घूमने की वजह से। इट मींस कोरियोलिस फोर्स ओरिजिनेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट जी गुरुजी। अब ये फोर्स दो तरह से लगता है। व्हेन विंड मूव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती है तो ये कोरियोलिस फोर्स, सुन लेना और सुन लेना, हजरात हजरात हजरात, ये जो फोर्स लगता है हवाओं के ऊपर, ये उनके ओरिजिनल डायरेक्शन से राइट हैंड साइड लगता है। तो व्हेन विंड मूव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट डिफ्लेक्ट इट टू द राइट हैंड साइड। मतलब अगर कोई हवा है, दो प्रेशर बता देता हूं मैं आपको, एक जगह यहां पर है हाई प्रेशर, दूसरी जगह है जहां पर है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी तो कोरियोलिस फोर्स जिस तरफ हवा का माउथ होता है, जिस तरफ एरो होता है उधर मूव करेगा और वहां से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जानेगा। तो जिधर हवा गई उधर का राइट हैंड यानी ये इस तरफ इसे डिफ्लेक्ट कर देगा। क्या लिखा है कि व्हेन विंड मूव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट डिफ्लेक्ट राइट हैंड साइड, अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड साइड। ओरिजिनल पाथ तरफ सर रखना है अपने को, जब भी डायरेक्शन आए तो अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड साइड इसका डिफ्लेक्शन कर देगा, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, wind moves in southern hemisphere it deflect it to the left hand side। मतलब जैसे ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर, तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा आई तो वो अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड साइड उसे डिफ्लेक्ट कर देगा। आप ये मत बोलना सर कि यहां भी और यहां भी आपने सेम कैसे लिख दिया, यहां और यहां में अंतर ऐसा बेटा कि इधर माउथ ऊपर था, इस बार इधर माउथ नीचे। जब माउथ नीचे तो ये लेफ्ट हैंड हुआ, जब माउथ ऊपर है तो राइट हैंड हुआ। ये लिखावटी भाषा हुई, किताबों की भाषा। पहले मुझे बताओ कि किताबों की भाषा समझ आई, फिर हम अपनी भाषा में जानेंगे इसको। परफेक्ट है, ठीक है। अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड साइड, अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहां से समझ लीजिए। ये आपको एरो दिखाई दे रहा, ये हवा चली, ये जब ओरिजिनल पाथ ये है, ओरिजिनल पाथ ये है, तो अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, करेक्ट है। अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर, एरो नीचे था ना तो लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर, बस ऊपर गई तो राइट हैंड साइड, नीचे गई तो लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। आया डिफ्लेक्शन समझ में? डिफ्लेक्शन कोरियोलिस करता है। कोरियोलिस कैसे करता है उसकी बात अभी करी नहीं है, अभी सिर्फ ऐसा जाना ऐसा होता है। अब फिर से आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, चलो फिर से। अब अगेन मैं आप सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा, मेरे भाइयों
प्लीज बी अवेयर और ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, धरती 24 घंटे में जहां से घूमना शुरू किया वहां से घूम के आ जाती है। पहला पॉइंट, सिर्फ मेरा पहला स्टेटमेंट सुनिएगा कि धरती ने यहां से घूमना शुरू किया था तो 24 घंटे बाद घूम के यहां आ जाएगी। जी सर, आ जाएगी। ओके, अब जब मैं इक्वेटर की बात करूं, इस इक्वेटर के सरकमफेरेंस की बात करूं, तो हम सब जानते हैं कि 40,075 किलोमीटर का इक्वेटर का घुमाव है, सरकमफेरेंस है 40,075 का। वहीं में इस जरा से पोल वाले इस सर्कल की बात कर लूं तो ये कितना होगा बेटा? सर कम होगा। कितना होगा? कम होगा। देखो, धरती जो है ऊपर जाते जाते छोटी होती जा रही है, तो पोल पर कितना होगा? मान लो यहां तो 100 ही होगा। ये यहां पर कितना होगा? यहां पे 20,000। सरकमफेरेंस बता रहा हूं मैं, मतलब धरती जो है, धरती का इक्वेटर का गोला जो है वो 40,000 किलोमीटर का है, ये इक्वेटर का पूरा गोला। जब यही गोला मैंने पोल का देखा तो पोल का कितना निकला? 100 मीटर का। अरे छोटा सा सर्कल है ना, और मैंने 30 डिग्री का निकाला, 60 डिग्री का, तो 20,000 किलोमीटर का निकला। मतलब ये गोले की मैं बात कर रहा हूं जी। अब क्या होता है, धरती 24 घंटे में जहां से घूमना शुरू किया, घूम के वहीं आ जाएगी। हां सर। अब आप देखो, इसको कवर करने में धरती को मिल रहे 24 घंटे, तो धरती 24 घंटे में 40,000 किलोमीटर कवर कर रही है। यहां पर धरती 24 घंटे में 20,000 किलोमीटर कवर कर रही है, और यहां पर धरती 24 घंटे मात्र 100 किलोमीटर कवर कर रही है। हो तो यही रहा है ना। यहां पर 24 घंटे में धरती को 40,075 किलोमीटर कवर करना है, यहां पर 24 घंटे में धरती को 20,000 किलोमीटर कवर करना है, और यहां पर 24 घंटे में धरती को 100 किलोमीटर कवर करना है। तो माय डियर, स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? गुरुजी इक्वेटर की होगी। स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? इक्वेटर की होगी। अब धरती के घूमने का डायरेक्शन हम जब कॉस्मोलॉजी पढ़ते थे तो मैं आपको पढ़ा के आया था कि धरती कैसे घूमती है। अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, ये पढ़ के आए हम कि धरती पश्चिम से पूरब घूमती, इसलिए पूरब में सूरज निकलता है, ये पढ़ के आए थे। तो धरती घूमेगी ऐसे, ये धरती के घूमने का डायरेक्शन हुआ, ठीक है? सही है? कोई गलत तो नहीं है ना कि धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी? अरे सही में गलत नहीं, मैंने स्माइल ऐसे ही कर दी। आप मतलब ऐसे समझ रहे हो क्या यार कि हमेशा स्माइल करके न्यूक्लियर के ठिकानों को नेस्तो नाबूद करें? तो ये तो मैंने ऐसे ही कर दी यार, कुछ कुछ ऐसे भी हो जाती है स्माइल। तो यहां पर क्या हुआ? वेस्ट टू ईस्ट आ रही है, आ रही, ठीक है। अब वेस्ट टू ईस्ट आ रही है तो इसकी स्पीड है 40,000 किलोमीटर, इसको कवर करना है 24 घंटे में। हाँ सर। अब आप एक पॉइंट समझो कि अगर इक्वेटर से हवा, एक एग्जांपल बता रहा हूं, या फिर ये हाई प्रेशर है आपका, ये आपका हाई प्रेशर है जी सर। अब हाई प्रेशर यानी 30 डिग्री से हवा इक्वेटर पे आती है, पढ़े हम, हवा 30 डिग्री से इक्वेटर तरफ जाती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं सभी लोग जी सर, पढ़ चुके। तो आप एक पॉइंट समझिए कि हवा आई 30 डिग्री पर ऐसे, हाई प्रेशर टू लो, हाई प्रेशर टू लो। अब इस इलाके की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है, इस इलाके की स्पीड, क्योंकि इसको 40,000 कवर करना है और इसकी स्पीड 20,000 की, मतलब इसके कंपेयर में इस हवा की स्पीड तो आधी हुई ना। तो जब ये हवा यहां आने की कोशिश करेगी, जब ये हवा यहां आने की कोशिश करेगी तो यहां पर इस पर्टिकुलर इलाके के सरकमफेरेंस की स्पीड तेज हो जाने की वजह से ये हवा पीछे गिर जाएगी, ये गिर गई, और यहां भी वहां पहुंचने की जगह पीछे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि धरती पश्चिम से पूरे सट 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 तेज निकल रही, धड़ 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 धड़, जब तेज हवा निकल रही, अब इसको यहां आना था पर इसकी स्पीड और इसकी स्पीड इसके कंपेयर में कम है, तो जब ये दो स्पीड वाले इक्वेटर पर पहुंचे, उससे पहले यहां की स्पीड तेज थी, तो ये हवा पीछे गिरी, पीछे गिरी, जैसे बस से उतरते एकदम से गिरते हैं,
हालांकि यहां पर दोनों ही चीजें मोमेंटम में, वहां पर जमीन मोमेंटम में नहीं होती, इसलिए उसका एग्जांपल उचित नहीं रहेगा। बट हाँ, ये पॉइंट समझ में आ रहा कि एक की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी वहां पहुंचे तो पीछे गिरे, पीछे गिरे। इतना बताओ, जब इतना समझ में आया तो हमको क्या समझ में आया कि अपने ओरिजिनल पाथ के, खाना खाते हैं ना, राइट हैंड साइड, अपने ओरिजिनल पाथ के, घड़ी बंधी है ना हाथ में, लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन हुआ। कैसे हुआ डिफ्लेक्शन? हवा जब आ रही थी पश्चिम से पूरब की तरफ तो इसकी स्पीड तेज थी। अब तेज स्पीड हो जाने की वजह से अब इस पॉइंट पे जो हवा आ रही थी वो गलती से पीछे की। अब इसको दूसरे तरीके से भी जान लेते कि अगर इक्वेटर पर हाई प्रेशर होता, एक एग्जांपल ले लिया मैंने फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस, इक्वेटर पर मेरे हाई प्रेशर होता, अब ये पोलर इलाका, इनकी स्पीड कम, ये सब ट्रॉपिकल इलाके की स्पीड कम है, तो जब मुझे इक्वेटर से विंड को सब ट्रॉपिकल इलाके पर अगर भेजना होता तो इक्वेटर की स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड और कम है, ठीक है, सबसे ज्यादा इक्वेटर की है। तो जिस हवा को यहां जाना था, हवा का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, यही है ना। तो जो हवा ऊपर जा रही थी अपने पुश की वजह से आगे गिर जाएगी, तो अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट हुई। ये देखो ना ओरिजिनल पाथ का राइट हैंड, जब नीचे हवा आ रही थी तो ये इतना तेज चल रहा है कि हवा को आगे फेंक देगा, तो इसने हवा को आगे फेंक दिया। जब हवा को आगे फेंका, हमने चेहरा नीचे किया, हमको एरो तरफ चेहरा रखना है, इधर नीचे किया, हमको लेफ्ट हैंड साइड टू द ओरिजिनल पाथ। लेके जाओ कोरियोलिस फोर्स अपने घर, उखाड़ के फेंक देना इसे। आ गया है अब सभी लोगों को, ठीक। ओके, चलो भाई, उल्टा नहीं रे, आपको आ जाएगा वो तो समझ में। आपको ना अभी बहुत मजा आएगा देखना, इसमें बहुत मजा आने वाला आके। चलो अब यहां पर देखो, ये एक एग्जाम्पल इसका, ये गोल गोल झूला भी बता रहा हूं, ये वाला, कि ये दादियां घूम रही है, इस झूले को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं मेरी गो राउंड। तो मेरी गो राउंड में सारी दादी बैठी है। अब ये दादी, इन दादी को अगर बोल इसके इनके हाथ में और ये बोलती एले केच, तो जब वो सामने वाली उसको केच पकड़ने के लिए जाएगी उतने में वो बॉल डाइवर्ज हो जाएगी ना, वो बॉल डाइवर्ज होगी। अरे हाँ बोलो, क्यों? क्योंकि वो घूम रहा है, एग्जैक्टली सेम मैनर में धरती घूम रही है। तो आप किसी भी जगह से दूसरी जगह पर भेजोगे, आपके ऊपर अपेरेंट फोर्स लगेगा और वो रोटेशन की वजह से जनरेट हुआ है। आई बात समझ में? विंड की स्पीड अफेक्ट कर रहा कोरियोलिस। चलो, क्यूरियोसिटी जागने लगी, जल्दी भागते हैं यहां से। अब आ जाएगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मतलब धरती पर चलने वाली हवाएं। अब मेरे भाई, धरती पर 3 प्रकार की हवाएं होती है। इस धरती पर 3 प्रकार की हवाएं होती है। सुन लो रे, ए इधर ध्यान दो, हवाएं चालू हो चुकी है। अब कोरियोलिस था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पढ़ा दिया, कोरियोलिस पढ़ा दिया, पीजीएफ हो गया और कोरियोलिस हो गया। अब हवा जानेंगे भाई, चलो शुरू करते हैं। तो भाई, धरती पर 3 प्रकार की हवाएं होती बेटा। अर्थ के ऊपर टोटल 3 टाइप्स ऑफ विंड होती है। पहला प्राइमरी और प्लानेटरी विंड, पहली हवा कौन सी है? प्राइमरी विंड है, प्लानेटरी विंड है। दूसरी हवा का नाम है सेकेंडरी विंड और सीजनल विंड, जो कि दूसरे नंबर पर आती है। और तीसरी हवा का नाम है टर्सरी विंड। एक एक करके जाने। प्राइमरी विंड के बारे में सुनो मेरे मुंह से। प्राइमरी विंड वो विंड होती बेटा जो पूरे साल भर चलती है, उनका डायरेक्शन किसी भी हाल में चेंज नहीं होता है। तो वो कौन सी हुई? प्राइमरी विंड। इनको हम प्लानेटरी विंड भी बोलते हैं, वो विंड जो कि पूरे प्लानेट अर्थ पर चल रही है। तो इनको 3 भाग में विभाजित किया है, ट्रेड विंड,
वेस्टर्ली विंड एंड पोलार ईस्टर्ली विंड, ये भूलिएगा नहीं, कभी भी भूलना नहीं है ये। तो क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले विंड प्राइमरी विंड जो कि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर चलती है। ओके, दूसरी हवाएं जिनका नाम है सेकेंडरी विंड या फिर मौसमी हवाएं या सीजनल विंड। तो दूसरी हवाएं हुई सीजनली, पहली परमानेंट है, दूसरी सीजनल है, जैसे भारतीय जलवायु यानी भारतीय मॉनसून, और दूसरा चक्रवात। आपने देखा होगा पूरे साल भर मॉनसून नहीं होता, मॉनसून सिर्फ चौमासा के महीनों में गिरता है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर। तो अगले महीने से मॉनसून छन 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 करके शुरू करेगा, अभी मॉनसून नहीं है, तो ये एक सीजन है बस। दूसरा साइक्लोन, साइक्लोन हमारे देश में दो दफा आते हैं, मॉनसून के पहले जिनको प्री मॉनसून साइक्लोन बोलते हैं, और मॉनसून के बाद जिसको पोस्ट मॉनसून साइक्लोन बोलते हैं। तो ये भी सीजनल हो गए, ये भी पूरे साल नहीं आते, बिफोर मॉनसून आफ्टर मॉनसून, दैट इज इट, ये इनकी साइकिल होगी। सो दिस इज अ सेकेंडरी विंड। फिर आ गया टर्सरी विंड। टर्सरी विंड वो विंड होती है जो कि लोकल एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से चले, इनको स्थानीय हवाएं कहते हैं, जैसे कि लू, तेज बड़े लू के नाखून जान बचाओ आया जून। तो जून के महीने में गर्म तपती हवा जो उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, इस इलाके में उस गर्म मिट्टी के ऊपर चलती है जो गाल और कान सब सेक दे, मतलब उस हवा का नाम है लू। ये बैसाख का महीना होता है, इसलिए इसको काल बैसाखी भी कहा जाता है। तो ये टर्सरी और लोकल विंड हो गई। तो तीन प्रकार की हवा हुई। शुरू करेंगे प्राइमरी विंड से। ये प्राइमरी और प्लानिटरी विंड्स है। इनका ये मैप तो आपको, ये डायग्राम तो आपको मिल ही रहा है, एक डायग्राम मैं बनाता हूं, उस डायग्राम को आप लर्न कर लो सभी। ले जाए जाने कहां, ले जाए तुझे कहां, ले जाए जाने कहां। इक्वेटर, सॉरी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी 30 डिग्री, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट यानी 60 डिग्री, और ये पोल, पोल। बनाती है जो तू वो याद जाने संग मेरे, कब तक चले इन्हीं पे तो मेरी। चलो बेटा, ये हो गए हमारा प्रेशर बेल्ट जो अभी तक हम पढ़ के आए। ठीक, दाब पट्टी, इनको ना लाइन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये दो होती है, इसलिए इनको पट्टी बोलते हैं, दाब पट्टी। इस लेक्चर का नाम ही यही होता, दाब पट्टी। चलो, हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि सर इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, है ना, इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं यहां भी जाती है और हवाएं यहां भी आती है। बोलो, ये हमने पढ़ा, इस सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री से हवाएं इक्वेटर की तरफ भी आती है। यहां लिख देता हूं अंदर, इक्वेटर। तो इस इक्वेटर पे भी आती है और यहां से हवाएं उस पे भी जाती है, सब पोल पर भी। अब अप्लाई कोरियोलिस फोर्स ऑन द विंड्स, कोरियोलिस अप्लाई कर दो। तो करिए, चलिए। हमने क्या पढ़ा था कि कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये, राइट हैंड साइड मेरा ये, विंड का ओरिजिनल पाथ ये है, तो मैंने सर नीचे कर लिया। अब मैंने अपना राइट हैंड घुमाया तो ये ऐसा निकल के आया। तो मतलब विंड का पाथ ये बनेगा, मतलब विंड अपने ओरिजिनल पाथ की जगह राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट हो गई। तो यानी हवाएं चली ऐसे, ये, ठीक, अपने ओरिजिनल पाथ के
लेफ्ट राइट हैंड साइड। अब सदर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या पढ़ा था, अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड साइड। तो अपना पाथ ये है, इसका लेफ्ट ये है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 30 डिग्री से लेकर के तो 0 डिग्री इक्वेटर तक जो हवाएं चलती है, वो ये दिशा का नाम जानना, दिशा का नाम याद रखना है। इसे ईस्ट बोलते हैं और इसे वेस्ट बोलते हैं। तो जो हवाएं चल रही है वो पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है, तो इन विंड्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड। क्या बोलते हैं, इनका नाम लिख लो, लिख लो मेरी जान, पूछेंगे वो वहां। ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल इलाके में चल रही ना, ईस्टर्लीस। क्यों, क्योंकि गुरुजी पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है ये हवाएं। ओके, पहला पॉइंट सिर्फ इतना, ये पहली विंड। और इन्हीं विंड को हम बोलते हैं ट्रेड विंड, क्योंकि ये व्यापार में मदद करती थी। कहां करती थी, कैसे करती थी, उसको मैं आज ही एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेड्स भी बोलते हैं इनको, व्यापारिक पवने, मतलब पूरब से चल रही है पश्चिम की तरफ। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी नींद में उठा करके पूछ ले कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में हवाओं की गति क्या होती है, उनका डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन पूरब से पश्चिम का होता है। ये फाइनल रहा, मैंने लॉक कर दिया। अब जो हवाएं 30 से 60 पर जा रही है, 30 से 60, भाई कोरियोलिस तो उन पे भी लगेगा, तो लगाइए फिर। तो चलिए फिर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट होती है, तो ये हुआ राइट। हुआ, अब राइट हुआ, हमें क्या दिख रहा, हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इसका नाम हो जाएगा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीस। क्या नाम हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीस। सदर्न हेमिस्फीयर में विंड अपने ओरिजिनल पाथ जो होता है, जो ओरिजिनल पाथ होता है, उस ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड पर डिफ्लेक्ट होती है। जी सर, अब ये ओरिजिनल पाथ है विंड का ऐसा, अब इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, ये लेफ्ट मैंने किया। ठीक, जितनी भी जगह से हवा आएगी वो सब अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। तो क्या बोल दूंगा मैं इसको अगेन, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीस। फिर अब आई पोल से, तो पोल से हवाएं कहां आती है, तो गुरुजी पोल से हवाएं आती है सब पोलर रीजन की तरफ, जो आपने पढ़ाया था। ये आ गई, ये आ गई, बट कोरियोलिस फोर्स के बिना कोई हवा नहीं होती। तो अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड साइड, तो ये बन गया ऐसा। बनाती है जो तू, ठीक, अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड साइड ये ऐसा हो गया। इसको हम बोलेंगे ईस्ट। अब देखो ना, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो इनका नाम हो गया ईस्टर्लीस। पर यार ईस्टर्लीस हम पहले भी नाम दे चुके हैं, ऐसे कंफ्यूज करेगा। चलो इसके आगे लिख लेते पोलार ईस्टर्लीस, क्योंकि पोल पर चल रही है, तो इनका नाम हुआ पोलार ईस्टर्लीस। ये देखो ना, अपने ओरिजिनल पाथ के लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गई। ये आपकी रही हवाएं जो सभी सेम है। अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये रही हमारी सारी हवाएं, सारी की सारी जितनी हमें पढ़नी थी। आ गया, सब हवाएं अपने ओरिजिनल पाथ के राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट हो रही है। तो राइट हैंड साइड पर कब डिफ्लेक्ट हो रही है, जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट हैंड साइड पर जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में। आप चाहो तो व्हाइट व्हाइट ओरिजिनल पाथ हटा सकते हो, बट वो आपको थोड़ी हेल्प करेंगे। ये परमानेंट विंड है, हो गया। ये देखो, अगर आप चाहो तो मेरे डायग्राम को हटा के इनका देख लो। ये
ये आई, ये आई, ये गई, ये गई, ये वापस। तो पोलर ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और ट्रेड विंड, ये पूरे साल ऐसे ही रहती बेटा, ये कभी नहीं बदलती, इसलिए इनको परमानेंट विंड बोलते। चलो अब इनके सबके नोट्स देख लेते हैं। चलो सबसे पहले ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड के बारे में जानेंगे। तो विंड विच ब्लोज फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इन्हें हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड बोलते हैं। द कन्वर्जेंट ऑफ ट्रेड विंड इज नोन एज ITCZ। अब आप ये देखिए, ये 30 डिग्री से हवा आ रही है, ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो, ये 30 डिग्री से जब हवा आ रही थी तो अपने ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होती हुई इक्वेटर पर आई, और जब ये 30 डिग्री से आ रही थी तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होते हुए इक्वेटर पर आई। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों आपस में यहां पर टकरा रहे। मतलब जब हवा 30 डिग्री से आ रही है, हवा 30 डिग्री से आ रही है, तो दो तरफ से जब हवा आ रही है तो अपने साथ साथ ट्रॉपिकल इलाके का कन्वर्जेंट लेकर के आ रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहां का मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके ला रही है हवा। तो जब दो ट्रॉपिक्स आपस में आकर के टकराएंगे, उस इलाके को हम बोलते ITCZ, इंटर ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंट जोन। ये यहां पर देख लो, ये वाला, ये यहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हरी लाइन, और ये हरी लाइन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जब देखो हवा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जब आप हवा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर पर आई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर तक गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक गई, जब कैंसर और कैप्रिकॉर्न की हवा आपस में आकर के टकराई, मतलब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। डन है। अलग अलग ट्रॉपिक्स की हवाएं यहां आकर के कन्वर्ज हो रही है। और इसीलिए इस रीजन को हम बोलते हैं ITCZ। ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब किसी भी इलाके पर लो प्रेशर होता है ना, उस इलाके पर साइक्लोन, तूफान आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हमेशा मेरी बात सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कभी भी दुनिया में आपको लो प्रेशर मिले, तो लो प्रेशर का मतलब होता है उस इलाके पर भूकंप बवंडर आने वाले हैं। इनस्टेबल स्काई बोलते हैं उसको। लो प्रेशर मतलब इनस्टेबल स्काई, हाई प्रेशर मतलब स्टेबल स्काई। चलो अब बात कर लेते हैं वेस्टर्ली विंड की। तो द विंड विच ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो 30 से 65 डिग्री की तरफ चलती है, ये वेस्टर्ली विंड्स होती है, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट आती है, इन्हें हम वेस्टर्ली विंड बोलते हैं। बट बेटा वेस्टर्ली विंड जो सदर्न हेमिस्फीयर की होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कोई जमीन नहीं होती, सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है, जमीन कम है। तो पानी ज्यादा है, जमीन कम है, उस वजह से क्या होता है, वहां पर विंड तेज चलती है। आप देखो, जैसे मैं यहां आपको बताता हूं, चलो अब यहां पर आप एक पॉइंट समझिए कि ये है 30 डिग्री वाला इलाका, 30 to 60, ठीक। और ये जो इलाका है, ये इधर है 30 to 60। अब आप देखिए, जब विंड यहां पर चलती थी 30 to 60 के बीच में वेस्टर्ली विंड चलती, हम जानते है ना। बट हमें यह जानना है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली विंड चल रही थी तो उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, है ना। एक एग्जांपल, जब नॉर्थ अमेरिका से चली तो उसको रॉकीज के पहाड़ मिले, सिर्रा नेवाडा के पहाड़ मिले, अपल्चियन के पहाड़ मिला, शील्ड का प्लेट्यू मिला, फिर पेरेनीज के पहाड़ मिले, एल्प्स के पहाड़ मिले, यहां पर पॉन्टीज के माउंटेन मिले, तोरूस के माउंटेन मिले, कॉकेसस के माउंटेन मिले, एल्ब्रस मिला, जेग्रोस मिला, हिंदुकुश मिला, सुलेमान मिला, हिमालय मिला, काराकोरम मिला, तियनशान मिला, कुनलुनशान मिला, वर्खोयांस्क मिला। तो इतनी सारी पहाड़ियों की वजह से इनकी क्या स्पीड कम हो गई, इनकी स्पीड कम रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड की हवा। बट जो सदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है ना, वहां पर रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, जल जल
और सिर्फ जल। तो जल इज जस्ट लाइक अ 6 लेन हाईवे फॉर द विंड, एन एक्सप्रेस वे, जहां पर कोई ब्रेकर नहीं, जहां पर कोई ब्रेकर नहीं तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। दैट इज द रीजन कि सदर्न हेमिस्फीयर में एल्प्स एंडीज को पार करने के बाद हवाएं जो रफ्तार पकड़ती है तो उनकी स्पीड अनमैचेबल होती, अनमैचेबल, आई एम रिपीटिंग अनमैचेबल, इतनी खतरनाक रफ्तार होती जब वो दक्षिण हेमिस्फीयर में चलती है। तो दक्षिण हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाओं को 4 डिफरेंट नाम दिया गए हैं। जो हवा 40 डिग्री पर चलती है उसका नाम है 40 डिग्री वेस्टर्ली विंड, 40 डिग्री साउथ पर चलती उसे बोलते हैं रोरिंग 40s, रोर करके चलती हो तो रोरिंग 40s। फिर 50 डिग्री पर जो चलती है 50 डिग्री साउथ पर उसे बोलते हैं फ्यूरियस 50s, और जो 60 डिग्री पर चलती है साउथ पर उसे बोलते हैं श्रिंकिंग 60s। तो ये 3 तरह की हवाएं हैं जो आप यहां पर, तो मैंने डायग्राम बता दिया 40, 50, 60, ये सिर्फ लेटीट्यूड बता रहा हूं जहां से चलती है उनका बताया। तो यहां देखो आप इसको, ये रोरिंग 40s कहां चलती है तो गुरुजी 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, फ्यूरियस 50 गुरुजी 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, श्रिंकिंग 60s गुरुजी 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये आपको नक्शे में बता दूं मैं, ये ऐसे दिखाई देती ग्लोब के ऊपर, ये रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रिंकिंग 60s, स्क्रीमिंग नहीं है, श्रिंकिंग 60s। आई बात समझ में? सर हमारे यहां मौसम खराब हुए, किसी भी टाइम पर लाइट जा सकती है। अरे यार तुम्हारे अंदर वो मिजाज ही नहीं है, वो अंदाज ही नहीं है मौसम को जीने का। इसी को तो बेईमान मौसम बोलते हैं, आप जानते हो। देखो क्या होता है कि महाकवि कालिदास जी मौसम को जब बताते हैं तो वो कहते हैं कि हर मौसम एक प्रेमिका की तरह होता है। किताब है ऋतु संहार, द गार्लैंड ऑफ सीजन। कहते हैं हर मौसम एक प्रेमिका की तरह होता है जो शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है और कुछ समय के बाद लड़ाई झगड़े, आक्रोश, गुस्सा, चिढ़, जिद, ये सब शुरू हो जाता है। तो वैसा उन्होंने हर मौसम को बताया कि जैसे गर्मी होती है तो गर्मी मार्च में इतनी प्यारी लगती है कि आए हाय, गर्मी से बेहतरीन कोई मौसम नहीं। फिर मार्च के बाद जब अप्रैल आता है, जब मई आता है, जब जून आता है, तो जब लू चलती है तो ऐसा लगता है बस ये गर्मी खत्म हो जाए। फिर हम गुजारिश करते, ख्वाहिश रखते बारिश की। तो बारिश भी शुरुआती तौर में प्रेमिका के जैसा कि उन्होंने बताया। तो जब शुरुआती तौर होता तो बारिश इतनी शानदार लगती है कि बस यार मजा आ जाए, बारिश हो जाए, ये हिप्पी पुर्रे। तो बारिश का इंतजार करते हैं हम, कब? जून में। अब बारिश जून में इतनी प्यारी लगती है, बट बारिश जून में हुई, जुलाई में हुई, अगस्त में 8-8 दिन तक सूरज नहीं दिख रहा, तो ऐसा करते बस यार खत्म करो इसे। तो उसे बोला जाता है ऐसा। फिर जब ठंड की बात करोगे तो ठंड में क्या नोटिस करोगे आप कि जब नवंबर आता है नई नई जैकेट निकाली जाती है, जैकेट, ग्लव्स, सॉक्स, जैकेट वैकेट, मफलर वफलर, थोड़े मोटे दिखते हम जैसे पतले लोग, मतलब मजा, एक माहौल होता है ठंड का शुरुआती तौर में जब ठंड आती है। कब? नवंबर में। और जब जनवरी का महीना आता है, जनवरी फरवरी, तो मतलब 2-2, 3-3 घंटे तक ठंड निकलती ही नहीं है। काम इतने रुकते हैं कि यार काम करना है, पढ़ाई करना, पर ठंड कम हो तो कुछ करूं। तो ये हालात ऐसा कुछ हो जाता है। बट कवि कहते हैं, सुनिए, कवि कहते हैं कि जब मौसम गर्मी का हो, जैसे कि आजकल है, सुनिए, जब मौसम गर्मी का हो और गर्मी के मौसम में हल्की बारिश हो जाए तो उसे मौसम की बेईमानी कहेंगे, अ काइंड ऑफ थर्ड पर्सन। जैसा कवि कहते हैं कि आगे बढ़े, ये वाला पॉइंट समझ में आया? देखो एक और विंड बच गई थी, दैट इज पोलर ईस्टर्ली विंड। तो पोलर ईस्टर्ली विंड इट ब्लोज फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर एरिया टू सब पोलर लो प्रेशर एरिया। बस। तो ये जो मौसम की तासीर के बीच में किसी दूसरा मौसम आ जाए ना, उस मौसम को हम कहते हैं बेईमान मौसम। जैसे बोलते हैं ना, मौसम बेईमान हुआ आज पहली बार, धड़के दिल बार बार। मतलब समझ रहे हो कि एक मौसम की तासीर में कोई दूसरे का आ जाना। और ये मौसम इतना प्यारा होता कि इसके ऊपर कवि किताब लिखता है,
कविता लिखते हैं, लेखक लेख लिखते हैं, गजलकार गजल लिखते हैं, बर्ड्स चहचहाते हैं, प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये आलम होता है एक किसी दूसरे सडन मौसम का। आया समझ में? वो जो भी हो आपको लगे, मैं बस आपको बदलाव बताया, बदलाव कैसे, व्हाट मैटर्स। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का कैसे क्वेश्चन किसी सोल्व हो। पहला तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड कहते हैं बिकॉज डेनमार्क अपनी सारी एनर्जी विंड से निकालता है, जनरेट करता है, मेजोरिटी ऑफ एनर्जी। अब बात ये आ जाती है कि डेनमार्क ऐसी कंट्री क्यों है। तो आप इधर देखो, ये यहां पर है डेनमार्क, ये यहां पर, ये इस इलाके पर है डेनमार्क। अब क्या होता है कि यहां पर वेस्टर्ली विंड चलती है, तो वेस्टर्ली विंड की वजह से उनकी विंड मिल को पावर अच्छी मिल जाएगी, और उसी के चलते डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी विंड से जनरेट करता है। आई बात समझ में? देखो हर चीज के पीछे कारण होते हैं। प्लीज अगर कोई फैक्ट लिखा हो तो रीजन बिहाइंड द फैक्ट पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। आप ये पढ़ सकते हो कि डेनमार्क अपनी कंट्री की हवा, अपनी कंट्री के अंदर एनर्जी हवाओं से बनाता है, बट आज आप ये भी सीखना आपको आना चाहिए कि इस इलाके में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड चलती है, तो उसकी वजह से यहां पर वो अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, चलो अगला जाएगा सीजनल विंड्स। परमानेंट विंड हो चुकी है, अब सीजनल विंड। तो सीजनल विंड दो प्रकार की होती है, एक होती भारतीय मॉनसून, तो मॉनसून, और दूसरा साइक्लोन। तो पहले मॉनसून के बारे में जानो। देखो समर में हमारे देश में मॉनसून आता है, इंडियन मॉनसून को समर मॉनसून भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इंडियन मॉनसून इज ऑल्सो नोन एज समर मॉनसून, क्योंकि गर्मी में ही आता है। आप अबे गधे, जब बारिश होती है हमारे देश के अंदर जून जुलाई में, तो क्या तुम लोग पंखे बंद करके सोते हो क्या? स्वेटर पहन के सोते हो क्या? बताओ। अरे गर्मी तो है, तो हमारा जो मॉनसून है ना समर मॉनसून कहलाता है, गर्म मॉनसून। और विंटर में, ठंड के समय में मॉनसून देश से रिट्रीट करता है, तो इसको बोला जाता है विंटर मॉनसून। अब आप देखो ना, दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो समर मॉनसून कि समंदर से हवाओं का जमीन पे आना, और दूसरा विंटर मॉनसून की जमीन से हवाओं का समंदर में लौट जाना। सर बताओ ना, व्हाई यूरोप इज मोर ब्यूटीफुल। देखो दो बहुत सारे कारण है, मैं तुम बुरा मत मानना, मैं फिर सारे ही बताऊंगा। सबसे पहला कारण तो ये है कि वहां इतनी जनता नहीं है, और जहां जनता नहीं होती वहां व्यवस्था बनी रहती है, बस मेन चीज। ओके, अब दूसरी बात आ जाती है कि वो है टेम्परेट कंट्री। टेम्परेट कंट्री का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, तो मॉडरेट क्लाइमेट होने की वजह से उस इलाके के अंदर ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंड। ठीक है, चलो अब आ जाएंगे लोकल विंड्स की तरफ। लोकल विंड्स क्या होती है? लोकल विंड्स बताऊं? लोकल विंड्स मतलब किसी स्थानीय इलाके में चलने वाली हवाएं। अब देखो इनको ना कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि आप इनको अवॉइड कर दो, ये आपको अपने नोट्स में मेंशन करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो पहली वाली विंड है लोकल विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन, एग्जांपल लू। एग्जाम्पल लू, लू जो होता ना, जैसे अब लू पूरे ग्रह पे तो नहीं चलती। आप इतना बताओ, कोई ऐसा तो नहीं बोलता ना कि अमेरिका में लू चली, लोग परेशान, उनकी लू उतारी गई, इमली और प्याज, इमली, कच्ची केरी और उनके ऊपर चाकू को घुमा घुमा के उनकी लू उतारी गई। लू उतारी कभी किसी ने आपकी लू उतारी? आप लोग उसको शायद नॉर्मल हीट स्ट्रोक, हीट वेव, ये ऐसे टर्म दे करके आप लोग डॉक्टर के पास चले जाते होंगे। मैं जब छोटा था, तो मतलब छोटा क्या था, जब गांव में रहते थे तो लू लग जाती थी ना, तो ऐसा बोलते लू को उतारना पड़ेगा। और लू को उतारने के लिए पूरे शरीर के ऊपर मेरी मम्मी मिट्टी लगा देती थी, जो काली मिट्टी होती थी ना खेत की, उसको गीली करके उसका लेप लगा देती थी और उसको थोड़ी देर छोड़ देती थी, तो अपने बॉडी के अंदर की हीट वो काली मिट्टी एब्जॉर्ब करने लग जाती थी। फिर वहां पर
एक प्याज जो रहता था, उस प्याज को कूट के, है ना, जो अपना वो होता ना सिलबट्टा क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर कूट के उसको पास रख देते थे ताकि प्याज की फ्रेग्रेंस बॉडी के अंदर जाती रहे। ये होता तो है यार, क्या भारत से क्या अंग्रेज अंग्रेज हो गया यार, ये होता है। मेरे यहां तो हुआ, चाकू वाकू घुमा देते थे पूरा, तो उसको, हाँ लू, हाँ आम भी होते थे उसमें। तो ऐसा जो लू है वो लू इसलिए क्योंकि वो लोकल विंड है, उसको हमने अपने हिसाब से उसको सही करने का तरीका समझ लिया। सर आप स्कूल जाते थे क्या 12वीं में? नहीं जाता था, ये तो मैं सब पेट से सीख के आया हूं। अभिमन्यु गजब आदमी यार। चलो, सिमम हॉट विंड जो कि अरेबियन पेनिनसुला के अंदर चलती है। सिमम विंड जो है, याद रखना, अब हवा का नाम आएगा, उसका स्टेट आएगा कि हॉट है या कोल्ड है, और कहां चलती है उसकी लोकेशन, तीन चीज आएगी। तो सबसे पहला सिमम विंड, तो सिमम एक हॉट विंड है जो कि अरेबियन पेनिनसुला में चलती, नोट कर लीजिएगा, भूलना मत, यहां से क्वेश्चन उठते हैं। दूसरा सिरोको, तो सिरोको हॉट एंड ड्राई विंड नोन फॉर ब्लड रेन, और ये चलती है इटली के अंदर, ये चलती इटली के अंदर। फिर आ जाएगा आपका लेवांतर, एक कोल्ड विंड है जो कि स्पेन के अंदर चलती है। फिर इसके बाद खामसिन, वार्म एंड ड्राई विंड है जो कि इजिप्ट के अंदर चलती है। मैंगो शावर, मैंगो शावर विंड देखी आपने, जनरली जो अभी, जैसे अभी हल्के फुल्के जो बारिश हो रही ना, अरे 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 अरे, और क्या सही मौका लगा यार, मजा आ गया। मतलब अभी आजकल आपके घरों के बाहर जो बारिश हो रही ना, हो रही ना आपके घरों के बाहर, जो हल्का फुल्का बारिश किसी को दिखाई दे रही, कभी यहां कभी वहां, इसको मैंगो शावर ही बोलते हैं। मैंगो शावर में जनरली क्या होता है कि जो बारिश आती है वो आपके आम पका देती है, आपके जामुन पका देती है, खजूर पका देती है, करोंद वाइल्ड बेरीज पका देती है। तो ये जो हवाएं हैं ना, इनको मैंगो शावर बोलते हैं, हमारे देश में चलती है और ज्यादा मात्रा में केरला और कर्नाटका में चलती है, ओके, ज्यादा मात्रा में, तो इसको मैंगो शावर बोलते हैं। फिर आ जाएगी चिनुक, तो चिनुक एक वार्म एंड ड्राई विंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में चलती है, इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं। ये क्या गर्म हवा है, अब गर्म हवा तो आप जान गए, गर्म हवा मतलब इसका तापमान है 4-5 डिग्री, तो 4-5 डिग्री की हवा जब बर्फीले इलाकों में जाती है ना, तो सारी बर्फ पिघला देती है, इसलिए इसको बर्फ भक्षी या स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाएगी फोहेन विंड, फोहेन विंड चलती है यूरोप के अंदर, ठीक, तो नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स पर चलती है, स्पेशली स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में चलती है। फिर आ गया हर्मटन, तो हर्मटन एक वार्म एंड ड्राई विंड है, हर्मटन एक वार्म एंड ड्राई विंड है जो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर चलती है। एक्चुअल में क्या रहता है कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के लोग जो होते हैं, गर्मी में जब उमस आती ना, उमस, उमस जानते हो, पानी भाप बन के जो हवा में उड़ता है, वो पसीना पसीना हो जाता है ना, बारिश के बाद वाली धूप, जब बारिश हो जाती है उसके बाद जो धूप आती है, कितना परेशान कर देती है, उसी की बात कर रहा हूं। तो उमस जो होती है, उमस के चलते क्या होते हैं, वहां के लोग बीमार होने लग जाते हैं, और जब वहां के लोग बीमार होने लगते हैं तो वहां पर ही आती है हरमन विंड, हरमटन विंड। तो जब ये हरमटन एक वार्म विंड है, बहुत गर्म हवा, तो गर्म हवा जब उस इलाके में आती है जहां पर बहुत ज्यादा उमस है, तो उस इलाके की सारी गर्मी की वजह से उमस को इवापोरेट कर देती है। तो लोग जितने बीमार हो रहे थे ना, वो सब सही होने लग जाते हैं, इसलिए इस विंड को डॉक्टर साहब विंड बोलते हैं। हरमटन इज ए डॉक्टर साहब विंड, मतलब ये जब आती है ना, अपने गले में ब्लूटूथ टांग के ऐसे यूं करके चेक करती है, और उससे पूरा पता चल जाता है कि उस इलाके के अंदर ड्राइनेस आ चुकी है, और वहां पर, इसलिए इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। हरमटन इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये घाना, माली, मोरिटेनिया, इस इलाके के अंदर। हो गया, बढ़े आगे, बताओ यार, ये इतनी तो बताओ। सर अभी मेरे यहां मैंगो शावर हो रहा है, देखो बताओ, अभी शिवंग सिंह चौहान के यहाँ मैंगो शावर हो रहा है, और 4-5 दिन बाद इनके आम भी मतलब धीरे धीरे अब पकने लग जाएंगे। बढ़े आगे, चलो अगली हवाओं की तरफ बढ़ रहा हूं भाई। नेक्स्ट विंड आ जाएगा ब्रिक्स फिल्डर,
एक वार्म विंड है जो कि विक्टोरियन डेजर्ट में चलती है। शामल, शामल हॉट एंड ड्राई विंड है जो कि इराक में चलती है। ब्लीजार्ड, ब्लीजार्ड कोल्ड पाउडरी विंड है, स्कॉर्चिंग कोल्ड, इतनी बहुत ठंडी हवा है। इसको बेयर ऑफ ईस्ट बोलते हैं, पूरब का भालू। वो पोलार बेयर होता है ना, ठंडे इलाकों में रहता है, वैसे उसी का नाम दिया गया। जब ये चलती है ना तो पूरे इलाकों में पाउडरी पाउडर पाउडरी पाउडर हो जाता है। तो कोल्ड पाउडरी विंड है ये, जो साइबेरिया में चलती है। फिर मिस्ट्रल, एक कोल्ड विंड है जो फ्रांस और स्पेन में चलती है। यामो, यामाहा मोटरसाइकिल से याद रख लेना, जापान में चलती है। फिर हबूब, सूडान में चलती है। बिस, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में चलती है ना। और ब्लैक रोलर वार्म एंड ड्राई विंड है जो कि अमेरिका में चलती है। हो गया? चलो अब एक एक करके बताता हूं सबको इनको नक्शे में। ये नक्शा हमारा, ये हरमटन है, देखो ये डॉक्टर साहब विंड, इस इलाके में लोग बीमार होते हैं उनको सही करती है। ये सिरोको, जो ब्लड ड्रेन करवाती। सिरोको का पता क्या है कि जब ये पूरा का पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, रेत ही रेत से बना। तो क्या करती है, सहारा के ऊपर से जब उड़ती है ना तो लाल रंग की रेत उठा लेती है। यहाँ भूमध्य सागर से पानी मिल जाता है, और रेत और पानी को मिक्स करा करके जो यूरोप में बारिश कराती है। तो वहां पर जो बारिश होती है वो लाल रंग की होती है, इसलिए उसको ब्लड रेन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी विंड से जो मैं आपको बताई अभी। सर आपको भी नींद आ रही है क्या? सर आखिरी आखिरी में खेल हो गया। सर कोरुलुस फोर्स, पहले तो भवानी, उसकी स्पेलिंग सीख मेरे भाई है। जितनी देर में तू ये कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहा ना बेटा, उतनी देर में हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं। और उनका डाउट पता क्या है, इनका बड़ा छोटा सा डाउट है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा राइट हैंड साइड पर ही क्यों डिफ्लेक्ट होती है। मेरे भाई सदर्न हेमिस्फीयर को काट के फेंक दिया क्या तुमने? ये बोर्ड का निचला हिस्सा तुमने काट के फेंक दिया क्या? बस इतना बता दो। सदर्न हेमिस्फीयर में विंड लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती, वो उस समय कान में कुछ लगा लिया था क्या है? पेम्पेरो जो है एक कोल्ड विंड है जो अर्जेंटीना में चलती है। जोंडा एक वार्म विंड है जो कि उसी इलाके में चलती है, चिली अर्जेंटीना में। बोलो, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन नहीं होता है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लू एंड रेड? लाल रंग वार्म विंड बता रहा गधे, वो ब्लू रंग कोल्ड विंड बता रहा। तुम लोग क्या खा पी के बैठते हो क्या मेरी क्लास में? चलो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड नॉट ब्लो इन मेडिटेरेनियन सी? ये हवा मेडिटेरेनियन सी के अंदर नहीं बहती है, ये कौन सी है? ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर नहीं बहती है, ये खामसिन। देखो, अरे खामसिन तो बहती हरमटन। हरमटन विंड मेडिटेरेनियन सी में नहीं बहती, ये इधर बहती, ये है मेडिटेरेनियन सी। तो खामसिंग भी बहती है, सिरोको भी बहती है, और मिस्ट्रल भी बहती है। ये तीनों तो बह रही है इसमें, भूमध्य सागर के अंदर आ रही तीनों। इसका एरो ये, इसका एरो ये, और इसका एरो। बट हरमटन का एरो अलग है, इसलिए हरमटन उत्तर हुआ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इंडिकेट सडन फॉल ऑफ बैरोमीटर? अगर बैरोमीटर की रीडिंग गिरने लग जाए तो आप बताना प्रेशर कैसा होगा, और जब वो प्रेशर आए तो उसमें कैसा माहौल होगा। इतना प्यारा क्वेश्चन है यार, इतना 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 प्यारा क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन।
चलो आंसर क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर। 41% लोगों ने। मैं बोल रहा हूं ना, आप पढ़ते पढ़ते नहीं हो, आप लोग ध्यान से आप एफर्ट्स नहीं लगाते हो जरा भी। क्या लिखा था? सडन फॉल इन बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या बताता? प्रेशर। वो फॉल हुआ मतलब प्रेशर गिरा। और जहां भी लो प्रेशर होता है, मैं आपको बोल चुका हूं, वहां पर स्टॉर्मी वेदर होता है। हाई प्रेशर मतलब काम रीजन, लो प्रेशर मतलब बर्बाद रीजन। चलो अगली आ जाएगी डायरनल विंड। डायरनल विंड क्या होती है? डायरनल विंड वो हवाएं होती है जो दिन और रात में अपना वो बदल ले डायरेक्शन। मतलब जो दिन और रात में अपना डायरेक्शन बदल ले, उन्हें डायरनल विंड बोलते हैं। जैसे कि सी ब्रीज। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में, जब सूरज की रोशनी जमीन और पानी दो जगह बराबर गिरी। सुन रहे हो ध्यान से? ड्यूरिंग डे टाइम, कि सूरज की रोशनी जब जमीन और पानी दो जगह गिरी, तो हमें पता जमीन जल्दी गर्म होती है। जमीन हो गई गर्म, तो ज्यादा तापमान की वजह से यहां बन गया इंटेंस लो प्रेशर। तापमान बढ़ा, लो प्रेशर बना। पानी है ठंडा, तो हाई प्रेशर बना। तो हाई टू लो विंड जो चलती है, इन्हें बोलते हैं सी ब्रीज, क्योंकि सी टू लैंड चल रही है। तो दिन में जमीन के ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से जो हवाएं चलती है, उन्हें सी ब्रीजेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर होता लो प्रेशर, पानी के ऊपर हाई प्रेशर। अब जब रात हुई तो जमीन हो जाती जल्दी ठंडी। हम सब जानते हैं कि पानी आराम से गर्म होता है और आराम से ठंडा। अब जमीन हो जाती जल्दी ठंडी। जब जल्दी ठंडी हुई जमीन, यहां से पानी की तरफ जब जल्दी ठंडी हुई जमीन के ऊपर प्रेशर देखा जाए, तो ठंडा होने की वजह से प्रेशर हो जाता हाई। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बढ़ती है। तो रात में हवाएं जमीन से, जमीन के हाई प्रेशर से समंदर के लो प्रेशर की तरफ चलेगी, इसलिए उनको लैंड ब्रीज बोलेंगे। तो सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम फ्रॉम सी टू लैंड, एंड लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट टाइम फ्रॉम लैंड टू सी। चलो अगला जाएगा माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज। अगला जाएगा माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज। माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज में क्या होता है? अब देखो, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में, ड्यूरिंग डे टाइम, तो सूरज की रोशनी जमीन पर गिरी, वैली हुई गर्म। ठीक है? जब सूरज की रोशनी दिन में जमीन पर गिरी, तो वैली हुई गर्म। वैली हुई गर्म, जब वैली गर्म हुई, तो यहां पर हवा हुई वार्म। अब वार्म विंड लाइटर होती है और कोल्ड विंड डेंसर होती है। वार्म विंड जो होती है वो लाइटर होती है, और कोल्ड विंड जो होती है वो भारी होती है। तो ये वार्म विंड जो लाइटर थी, इसने वैली से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। वार्म लाइटर विंड ने वैली से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। और जब इसने वैली से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो यहां पर ये कहलाई वैली ब्रिज, क्योंकि वैली टू माउंटेन चल रही है ना, वैली टू माउंटेन चल रही। वहीं जब रात आई, तो रात में क्या हुआ? ये आपकी माउंटेन हो गई ठंडी। जल्दी ठंडी होती माउंटेन, क्योंकि पहाड़ है, ऊपर है, हाइट है। तो हाइट की वजह से माउंटेन हुई ठंडी। अब माउंटेन जैसे ठंडी हुई, तो माउंटेन के ऊपर की हवा हो गई ठंडी। ठंडी हवा होती डेंसर, तो डेंसर विंड माउंटेन से वैली की तरफ आई, तो रात में चलेगी माउंटेन ब्रिज। ठीक है? दिन में वैली ब्रिज, वैली टू माउंटेन गर्मी की वजह से, और रात में माउंटेन ब्रिज, माउंटेन टू वैली।
आई बात समझ में? फिर से रिपीट करना है क्या इसको? देखो मैं फिर से कर देता हूं, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी समझ लो। ड्यूरिंग डे टाइम सूरज है ना, तो ड्यूरिंग डे टाइम जब सूरज की रोशनी वेली पर गिरेगी, वेली हो जाएगी गर्म, विंड हो जाएगी लाइटर, तो गर्म लाइटर हवा वेली से उठ के पहाड़ों की तरफ बहेगी, तो इसे हमने नाम दे दिया वेली ब्रिज। वेली टू माउंटेन जहां से जलती वो नाम देते ना हम। अब जब रात हुई तो पहाड़ की हवाएं हो जाएगी ठंडी, और जब पहाड़ की हवा हो गई ठंडी तो ये हवा डेंसर हवा नीचे की तरफ उतरी, तो मतलब माउंटेन टू वैली, इसलिए इसको हम बोल देते माउंटेन ब्रिज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर? पानी भाप बन जाता है कौन सी प्रोसेस के चलते? कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। पानी भाप बनता है। हाँ, सारी लोकल विंड्स याद करना बेटा। इवापोरेशन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये विंड्स है हमारे पास और सामने उनका वो है, आप लोग वैसे भी इसमें 30-40% से ज्यादा आंसर करोगे नहीं, इसलिए ध्यान से सुनो। यामो जो है वो जापान के अंदर चलती है, ब्लैक रोलर जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर चलती है, बिस जो है वो सूडान में चलती है, बिस जो है वो फ्रांस में चलती है, और हबूब जो है वो सूडान में चलती है। 3-4-2-1, 3-4-2-1, ये हम पढ़ के आए थे। ओके, अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोरिंग फोर्टिस। ये भी आप गलती करोगे, उतना सोच ही नहीं पाओगे जितना यहां पर समझना चाहिए। दे आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड दैट ब्लोस इन द ओशन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। रोरिंग फोर्टिस, एकदम सही बात। द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट। अब देखो ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट कैसे होंगे अगर वो वेस्टर्ली है तो? ये स्टेटमेंट गलत। बाकी का पूरा कंफ्यूज करने के लिए था, उन्होंने पहले ही लिख दिया ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती, वेस्टर्ली विंड ऐसे चलती नहीं। अब देखो अपने आप को, ये सही कर पाते तुम? 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डोल्ड्रम इज लो प्रेशर एरिया अराउंड इक्वेटर वेयर प्रेवेलिंग विंड्स आर काम। ठीक है। चिनूक इज हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोस इन विंटर एंड रेज द टेम्परेचर इन शॉर्ट पीरियड। ये वाले में बोथ 1 and 2 आएगा। देखो, डोल्ड्रम का हमने जान लिया कि उस इलाके पर गर्मी होती, गर्मी की वजह से सारी हवा आसमान में उड़ जाती है और वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, तो उसे डोल्ड्रम बोलते हैं। चिनुक जो है एक वार्म विंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में चलती है और उस इलाके को पार करती है। ओके, और जब उस इलाके को पार करती है शॉर्ट पीरियड के लिए टाइम को रेस कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर? ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये यही पढ़ा है आपने, इतने याद रख सकते हो, इसका सही जवाब आप दे दोगे। चिनुक जो है वो हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर नाम हवा से मिला है गधे, नॉर्थ अमेरिका का चिनुक है वहां। ये आप कर दोगे, देखो ये मैं बोला ना, ऐसे क्वेश्चन आते ही खेला कूदा करो इनमें, बढ़िया। ज्यादा लाड़ में नहीं आने का कि वो वाले डीप में स्टेटमेंट वाले करा दो, वो होंगे भी नहीं अभी। चलो भाई, हो गई।
ठीक है बेटा, आज कोरियोलिस फोर्स, विंड्स, प्रेशर बेल्ट, बहुत सारी चीजें जानी है। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था, प्लीज उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद एंड जय भारत।